नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से मानसी दवे भी हमारे साथ हैं। बाजार में आज दिन भर उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ, लेकिन आखिरी घंटे में जाते जाते फिर से सेंटिमेंट एक बार वीक होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक है 800 अंक नीचे। लगातार तीसरे दिन बड़ी गिरावट और 48,700 के आसपास आकर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। और अब महीने भर की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में करीब करीब 10% के आसपास से गिरावट निफ्टी बैंक में आ गई है। आप याद रखिए कि पिछले पूरे साल की तेजी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी एक महीने में गिरावट आ गई है। ये नोटिस करने वाली चीज है। निफ्टी की बात करें 23,400 के आसपास अभी है। दिन में रिकवरी की अच्छी कोशिश की थी लोअर लेवल से आईटी शेयरों के दम पर, लेकिन जैसे जैसे समय बीता आखिरी घंटे के ट्रेड में हम आ गए हैं और ये आखिरी कारोबारी सत्र भी इस हफ्ते का, तो हम देख रहे हैं कि कमजोरी बाजार को अपनी गिरफ्त में ले रही है। और बैंकिंग, फाइनेंशियल, फार्मा, मेटल, सीमेंट, ये सारे के सारे पैक्स में आज हम नरमी देख रहे हैं। सिर्फ आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आज रौनक है और वो रौनक हम पूरा का पूरा एट्रीब्यूट कर सकते हैं टीसीएस के नतीजों के दम पर। नतीजे से बेहतर उनकी कमेंट्री थी और उसके चलते हम देख रहे हैं कि 6% के आसपास की तेजी है। पीछे पीछे टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ये तमाम शेयर हम देख रहे हैं कि 2.5% से लेकर 5-5.5% के आसपास की तेजी दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या 23,400 के आसपास आपको तेजी करनी है, क्योंकि अब हमने नवंबर के जो लोज हैं उसको भी टेस्ट कर लिया बाजार ने, तो रिस्क यहां से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जो बाजार की चिंताएं हैं वो जस की तस हैं। रुपया रिकॉर्ड लोज पर कारोबार कर रहा है, एफआईज की बिकवाली लगातार हो रही है, आउटफ्लो चल रहा है। ऐसे में कंसर्न्स कई सारे हैं। एक सिल्वर लाइनिंग है आईटी के नतीजों की, बाकी नतीजे आएंगे तो शायद यहां से मूड थोड़ा और बेहतर होगा। तो ये समझने की कोशिश करेंगे, इंडेक्स का व्यू भी हम समझेंगे और वायदा बाजार के आंकड़े किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि फिलहाल बाजार की बड़ी बातें कौन सी हैं। तो निफ्टी है 23,450 के नीचे, करीब 100 अंक कमजोर इस वक्त दिख रहा है। रिकवरी फिर से फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में 800 अंकों की भारी गिरावट और 50-200 से गिरते गिरते अब हम खड़े हैं 48,000 के आसपास। निफ्टी बैंक आ गया, 48,700 के आसपास है। आईटी शेयर में जोरदार तेजी है, टीसीएस करीब 6% भागा है। बैंक फाइनेंशियल में बिकवाली, इंडसइंड बैंक करीब 5% टूट गया है गोल्डमैन सैक्स के डाउनग्रेड के चलते। और निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर था और गिरावट पर इस नए साल में भी ब्रेक नहीं लग रही है। रियल एस्टेट में बिकवाली है, ओबरॉय रियल्टी करीब 5% लुढ़का है और ओबरॉय के साथ साथ आप तमाम अगर रियल्टी शेयरों को देखेंगे तो वहां पर भी आपको कमजोरी ही दिखेगी। तो चलिए जरा एक बार इंडेक्स का व्यू लेंगे, उसके बाद अपने एक्सपोर्ट को जोड़ के उनसे भी बाजार के मूड को समझने की कोशिश करेंगे। डिम्पी, जो फियर बाजार को लेकर थी, आपने कहा कि बहुत ही क्रूशियल जंक्शन से निफ्टी बैंक नीचे आया था और उसके बाद डाउनसाइड और खुल गए, वही हम एग्जैक्टली देख भी रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये जो कमजोरी है कब तक थमेगी? कुछ विजिबिलिटी है इसकी? देखिए अभिषेक, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सुनना चाहते हो आप? तो पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव मार्केट दे नहीं रहा है। दिक्कत मार्केट की अलग तरीके से चल रही है, ना जाने पता नहीं किसकी नज़र लगी है, ये तो मेरे को समझ में आ रहा है। पहले तो नज़र उतरवानी पड़ेगी मार्केट की। अब तो देखिए मार्केट के लोग बड़े वहमी होते हैं, मैं आपको सही बात बताऊं, बहुत ही वहमी और बहुत ही भावुक लोग होते हैं, क्योंकि उनका भावनाओं से जुड़ा होता है ना बिजनेस ये सब। और दूसरा के बड़े वहमी भी होते हैं, इधर से नहीं जाना उधर बैठना, टर्मिनल ऐसे नहीं वैसे रखना है, ऐसे नहीं ऐसे रखना है, ए वाला शेयर लेना है बी वाला लेना नहीं है, शॉर्ट नहीं करना लॉन्ग करना टाइप करके। तो थोड़ा सा तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, पक्का सा है मार्केट के अंदर। जो ऐसी चीज़ है जो नोटिस नहीं हो रही है, कहीं पे नहीं पता चल रही है, बट बैक टू बैक टूट रहा है। देखो आज का दिन मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही तोड़ा है। हम 3 पॉइंट्स पे हमने इस साल की शुरुआत की थी कि पहले आपको अर्निंग्स चाहिए, दूसरा आपको डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिस चाहिए और ऑफिस के बाद ब्लंडर नहीं चाहिए, तीसरा आपको चाहिए था बजट तो मैडम आएंगे तो 1 तारीख को ही बोलेंगे, सैटरडे का दिन है, मार्केट खुला है उस दिन भी। तो आप पहली कड़ी के साथ आपने शुरुआत की। देश के नंबर 1 कंपनीज में से एक है टीसीएस, उसके अच्छे नंबर्स आए, गाइडेंस अच्छी आई, शेयर ने अपने आप को संभाला। आज अगर आईटी इंडेक्स नहीं होता तो सोच सकते हो आप क्या हालत हुई होती। तो आज निफ्टी आईटी इंडेक्स ने भी अब बहुत बड़ा योगदान दिया इस बड़ी तेज़ गिरावट को रोकने के लिए। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 3 ट्रिगर में से 1 ट्रिगर की अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन उस दिन भी बाजार ऊपर नहीं आ रहा है और बैक टू बैक कमज़ोर हो रहा है। और ये बात अभी आपने खुद बता रहे थे कि भाई 1 महीने के अंदर करीब 10% बैंक निफ्टी टूटा है। मैं आपको चार्ट के जरिए भी दिखा देता हूँ, 1 महीने और 1 महीने में कहाँ पे थे आप पहले। 53,000, आज आप 48,500 पे हो, करीब 5,000 पॉइंट आपने खो दिए। 5,000 पॉइंट किसे कहते हैं
आप ये सोच कर देखो, इस 5,000 पॉइंट में क्या रिटेलर्स, क्या SIP होल्डर्स नहीं होंगे? 100% होंगे। क्या उनकी SIP की वैल्यूज़ नहीं घट रही होंगी? 100% घट रही होंगी। कोई आदमी कितना ही होशियार क्यों ना हो, लेकिन अगर मार्केट में निवेशित है तो इस तरह की चीज़ों को वो जूझ रहा है, देख रहा है। ये आपके सामने वो नंबर्स आ गए हैं, करीब 5,000 पॉइंट हमने खोए हैं और ये टोटल इंडेक्स का करीब 10% हिस्सा बनता है। यानी कि मैं देश का 10% मान रहा हूँ, टोटल मार्केट, बैंक निफ्टी इतना ही तो है ना, अब 10% हिला रहे हो आप, ठीक है, वो भी एक महीने के अंदर। महीना भी छोड़ दो, महीना तो फिर भी बहुत बड़ी बात होगी। अगर आप पहले 5 से 6 दिन देखोगे, जब हमने 50-500 पार किया है, तोड़ा है, 50-500 से 48,500 आने में मुश्किल से आपको 3-4 सेशन लगे। सोमवार का सेशन था, ये जो बड़ी कैंडल्स बनी थी, ये टूटी थी, उसके बाद आप खुद से चेक कर लो आपका मनोबल कब उतरेगा। ये फ्राइडे का कैंडल, फ्राइडे, फिर ये मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे और आज फिर से फ्राइडे, मतलब फ्राइडे टू फ्राइडे आप नॉन स्टॉप पिटते आए हो नीचे। इससे होता क्या है? इससे रिटेल का मनोबल टूटता है, इससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन टूटता है, इससे मार्केट के अंदर अति हो जाती है। अति हर चीज़ की बुरी है, अति तेज़ी भी खराब है, तो अति मंदी भी तो खराब है। अति मंदी भी तो आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने में दिक्कत करती है। तो इसलिए मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है सभी एक्सचेंजेस से, इनफैक्ट खुद सेबी से मैं बोलूँगा, अगर सरकार का भी एक डिवीज़न देखता है मार्केट को, उनके पास एक डिवीज़न है जो कि मार्केट रेगुलेशंस में आता है, उन सब से भी। पर इस तरह का जब फॉल होता है ना, इसमें रिटेलर अपने आप को बेचारा बचा नहीं पाता। अब आप बताइए, 52,000 51,000 की बैंक निफ्टी वाला बंदा या फिर कोई भी शेयर लेके बैठा उस समय का, उसकी गलती तो बताइए, वो तो सिर्फ मैनेज ही कर रहा है अपने पोर्टफोलियोज़ को। बट फिर भी ठीक है, मैं अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, बताने के लिए। अब इस तरह के लेवल्स में क्या बोलेंगे? शॉर्ट आप कर नहीं सकते, 5,000 पॉइंट आपने खो दिए हैं एक महीने के अंदर, आप कैसे शॉर्ट करके पैसा बनाओगे? अच्छा, जो शॉर्ट करके अभी भी पैसा बना रहे हैं, उनकी हिम्मत की दाव देता हूँ मैं तो उनकी हिम्मत की भी दाव देता हूँ। दूसरा पॉइंट, मैं फिर से आपको बताता हूँ, काफ़ी सारे लोगों का ये मानना, भ्रम भी था, मेरा कभी नहीं रहा कि FIs के बिना मार्केट चल सकता है, DIs आ गए, DIs बैलेंस कर लेते हैं। मेरा फिर भी मानना है FIs का जो नेचर है, काम करने का तरीका, उसकी जो मनी है, वो एक हॉट मनी की तरह रहता है। FIs का एब्सेंट होना मार्केट के अंदर बहुत बड़ा एक झटका होता है, और आप जो फ्री फॉल मार्केट देख पा रहे हो, ये बिना FIs के पार्टिसिपेशन के दिख रहा है। 16% है। उम्मीद करता हूँ कि ये लॉन्ग पोजीशंस कुछ हद तक बढ़ेगी। रिटेल ने माल खचाखच भरा हुआ है, ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट हैवी है। ये बात मैं सुबह आपको एग्जाम्पल के जरिए भी बता चुका हूँ, मैं उसी बात को बार बार आके रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन इस समय की स्थिति काफ़ी ख़राब है, और बाज़ार को एक मस्ट वाला चाहिए, मस्ट जिसे कहते हैं ना, एक मस्ट पुल बैक चाहिए, वो ज़रूर चाहिए ही चाहिए। और जो पुल बैक आ रहा है, कृपानाथ, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मार्केट के अंदर कुछ वैसा है कि जैसे आपको चूहे को अंदर बंद किया जाता है ना, वैसी वाली फीलिंग भी आती है। आप क्या करते हो, एकदम से ग्रीन लेके आते हो, सब लोगों को लगता है बस अब हो गया, अब तो चलेगा बाज़ार, और वहीं से मार्केट का फिर से डे लो टेस्ट करवा देते हैं। ये पिछले 3 दिन से हो रहा है, आज भी यही हुआ। थोड़ी देर पहले जो भी आप 120 पॉइंट बैंक निफ्टी को देख पा रहे हो ना, नीचे है, ये थोड़ी देर पहले हरे निशान में था। तो ये प्रॉब्लम हो रही है मार्केट की कि इसके पास फॉलोअप बाइंग नहीं है, दिक्कत है। आप दूर रहिए फिलहाल, थोड़ा सेटल होने दीजिए, और एक वर्ड याद रखिए, एकोमुलेशन। उसको धीरे धीरे करके चुनाव करके अपने गोदाम में वो माल डालते जाइए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन ध्यान रखो। आपको मैं ढांढस ही बता सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। बाजार मेरे से नहीं चलेगा, बाजार अपने आप से ही चलेगा। राजेश पालविया, अमोल अठावले, तेजस शाह, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेश पालविया तो स्टूडियो में है हमारे साथ। राजेश जी, इस दुख की घड़ी में आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा है, कोई तो आया साथ देने के लिए। राजेश सर, जब आप स्टूडियो में आई गए हो तो कुछ मंत्र वंत्र फूको ना बाजार के अंदर। ये कब तक गिराओगे ऐसे? सर ये झेला नहीं जाए। मैं आपको सही बताऊं, मैं से तो आज पूछा नहीं जा रहा है क्वेश्चंस। आज का जो मार्केट का फॉल है वो एक्चुअली में मेरे लिए थोड़ा डिजास्टरस है, क्योंकि इतने बढ़िया नंबर TCS के आगे, उसके बावजूद अच्छा चाहते क्या है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। क्या चाहते हो बॉस? जो लोग गिरा रहे हैं, अपनी जरा रिक्वेस्ट लिस्ट मैडम को भेज दो, 1 तारीख को कंप्लीट कर देंगे। चाहते क्या हो आप सब लोग? बंद कर देंगे मार्केट सबके लिए। 10% तोड़ोगे आप एक महीने में। राजेश सर, आप ही बोलो सर। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, गिरता हुआ मार्केट तो कोई भी नहीं चाहता है, और जब इस तरीके की कंटिन्यूस गिरावट पिछले 3-4 महीनों से मार्केट को परेशान कर रही है और मार्केट के सारे इन्वेस्टरों को परेशान कर रही है, तो बिल्कुल एक लो सेंटिमेंट जिसको हम बोल सकते हैं वो अभी यहाँ पे बने हुए मार्केट में।
कहीं भी कोई भी उम्मीद मार्केट को अभी भी रिकवरी की नहीं दिख रही है। एफआई का जो बिकवाली है वो इतनी इंटेंस बिकवाली है कि पिछले 5-7 दिनों का डेटा देखें तो करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली पिछले 5-7 दिनों में ही एफआई ने कर दी। तो अगर इस तरीके की बिकवाली एफआई कंटिन्यू रखेगी तो मार्केट कैसे रिकवर होगा। तो आई थिंक जब तक ये बिकवाली का दौर नहीं थमेगा एफआई का, जब तक मार्केट की रिकवरी छोटी मोटी आएगी तो वापस वो इसी तरीके से डे लो की तरफ बार बार गिरते हुए दिखेंगे। तो हम पिछले 6 दिनों से 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ने तो जब से 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है वो कोई भी एक पुल बैक दिखाने में कामयाब नहीं हुआ। जो भी छोटे मोटे उछाल आए वहाँ पे सप्लाई बना हुआ है। तो दोनों ही इंडाइसेस है उनके स्ट्रक्चर वीक हो चुके हैं और हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर अब बैंक निफ्टी में बने हैं ये दिखाते हैं कि 23,300 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। अगर 23,300 के लेवल को हम बचाते हैं अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन तो ही एक यहाँ से छोटा मोटा पुल बैक बन सकता है। अदरवाइज़ अगर वो टूट जाता है जो कि प्रीवियस स्विंग लो के आसपास का लेवल है, प्लस जून 2024 में जब जनरल इलेक्शन हुए थे वहाँ से जो रैली बनी थी वो 23,300 के लेवल ही थे और वहाँ से हमने ऑल द वे मार्केट को 26,000 की तरफ जाते हुए देखा। तो हम ऑलमोस्ट उसी लेवल पे वापस आते हुए दिख रहे हैं। इसलिए 23,300 हमें लगता है काफ़ी क्रिटिकल एंड क्रूशियल लेवल है। अगले कुछ दिनों के लिए अगर वो टूटता है तो फिर डिम्पी जी ये मार्केट शायद 23,000 की तरफ भी बहुत जल्द खिसकता हुआ दिखे। और बैंक निफ्टी ने तो जिस तरीके से 49,000 के लेवल को भी तोड़ दिया है, यहाँ पे हमें लगता है कि अगर ये 49 के नीचे रहा तो इसका नेक्स्ट जो लेवल दिख रहा है वो करीब 48,000 की तरफ ही आते हुए दिख रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी वीक लग रही है कंपेयर टू निफ्टी अभी। ओवरऑल दोनों इंडाइसेस अभी वीक ही और हमें लगता है सेल ऑन राइज ही रहेगा मार्केट में। और ये मार्केट का पुल बैक जब तक 23,750 के ऊपर हम सस्टेन नहीं होते, जब तक जो भी छोटे मोटे उछाल आएंगे वहाँ पे सप्लाई ही बना रहेगा। बैंकिंग वीक है और वीकनेस आगे भी बढ़ती दिख सकती है और इसका अंदाजा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के अपडेट्स से बिल्कुल लगता हुआ दिख रहा है। Q3 अपडेट्स बैंक्स फाइनेंशियल्स के जो आते हुए दिखे, लार्जर बैंक्स भी अगर देखें, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी अगर देखें, कमजोर अपडेट्स। हालांकि PSU कैटेगरी की बैंक्स जो हैं अबव गाइडेड रेंज अपडेट जरूर देखने को मिले, लेकिन वीक ग्रोथ, लोन्स और डिपॉजिट्स में कलेक्शन एफिशिएंसी लगातार डिक्लाइन होना, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि हो सकता है कि तिमाही नतीजों का दौर जब बैंक्स के लिए शुरू हो तो एक बैरियर के तौर पर सामने खड़ी होगी। इस वक्त बैंक्स फाइनेंशियल्स में कमजोरी है, ये कमजोरी और भी ज्यादा हावी होती हुई नजर आ सकती है। बहरहाल 23,300 निफ्टी में बचाना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके नीचे अगर फिजल आउट हुआ तो और ज्यादा गिरावट के लिए तैयार हो जाइएगा। देखिए हो क्या रहा है इस वक्त मार्केट में, मार्केट का मूड, मार्केट का सेंटिमेंट खराब हो चुका है। और जब मूड सेंटिमेंट खराब होता है, जब नेगेटिव्स कई सारे होते हैं तो उसे पॉजिटिव में तब्दील करने के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट सपोर्ट सिस्टम भी ज्यादा होने चाहिए। इस वक्त सपोर्ट क्या है? क्वार्टरली रिजल्ट्स में TCS, एकमात्र तिमाही नतीजों की शुरुआत जहां हुई वो पॉजिटिव रही, और दूसरा FMCG के जो अपडेट्स थे वो कुछ ठीक ठाक रहे। ये दो पॉजिटिव हैं जिसके सामने नेगेटिव्स कई सारे हैं। FIS की सेलिंग, ग्लोबल सेट ऑफ का वीक होना, इंडिया विक्स फियर इंडिकेटर का लगातार बढ़ना और साथ ही कमजोर रुपया। ध्यान रखिए लगातार हम देख रहे हैं दिन के निचले स्तरों पर हर दिन रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 85 रुपये 95 पैसे पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। तो ढेर सारे फैक्टर्स नेगेटिव हैं, उसके सामने पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम राजेश जी बेहद कम है। नो होप्स कमिंग फ्रॉम एनीवेयर। टेक्निकल कॉल्स पूछना भी अब तो ऐसा लगता है कि इस बाजार में आपके लिए दुविधा हो जाएगी। लेकिन क्लोजिंग ट्रेड्स बताइए, क्या खरीदारी बिकवाली दोनों साइड के कॉल्स होंगे आपकी तरफ से? बिल्कुल मानसी जी, दोनों ही साइड के ट्रेड होंगे, एक शॉर्ट का है और एक लॉन्ग का है। तो शॉर्ट साइड में जो सेक्टर वीक लग रहा है वो है कैपिटल गुड्स और उसमें सीमेंस, यहाँ पे स्ट्रक्चर काफ़ी वीक हो चुका है। तो सीमेंस फ्यूचर पे शॉर्ट करने की सलाह है। पूरे इस सेक्टर में देखें तो एक कंटिन्यूस सप्लाई प्रेशर देखने को मिला और कैपिटल गुड्स स्टॉक्स का अगर हम देखें तो सारे स्टॉक्स लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हैं। सीमेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर हम देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में आज शॉर्ट बिल्टअप डेटा में बने हुए हमें लगता है यहाँ पे फर्दर और गिरावट बढ़ते हुए दिख सकती है। डाउन साइड के टारगेट हम 59.90 तक यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आते हुए दिख सकते हैं। तो सीमेंस फ्यूचर को शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 6145 के आसपास। लॉन्ग साइड में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है FMCG पैक से और उसमें मैरिको यहाँ पे पसंद आ रहा है। FMCG स्टॉक्स में थोड़ा रिकवरी के साइन यहाँ पे ज़रूर बने, लेकिन जिस तरीके की मार्केट में सप्लाई है तो वो भी एक स्लो स्टडी यहाँ पे मूव तो हायर साइड पे दिखा रहे हैं, लेकिन
यहाँ पे अगर मार्केट की एक बार सप्लाई रुकती तो हमें लगता है एफएमसीजी पैक में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिख सकता है। बहुत सारे स्टॉक्स अगर हम देखें इस पैक में एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन के साइन देते हुए दिख रहे हैं। मैरी को बाय करने की सलाह 695 के टारगेट के लिए, डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 665 का। ओके, तो चलिए एक कॉल बिकवाली की सीमेंस 6145 का स्टॉप लॉस, 5990 टुवर्ड्स डाउन साइड टारगेट मानकर चले, और एफएमसीजी पैक से मैरिको पर भरोसा कायम। 675 के लेवल्स इस वक्त हम देख रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द 665 का स्टॉप लॉस, 695 के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए खरीदारी की राय इस वक्त मैरिको। और जाहिर सी बात है आईटी और एफएमसीजी दो ही पैक्स हैं जो कि इस वक्त कुछ कन्विंसिंग मूव्स दिखा रहे हैं। इसके अलावा हर सेक्टर हर पॉकेट में बिकवाली। खैर दिक्कत चली रही है, लेकिन कई कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट्स काफ़ी बेहतर हुई है। उसमें से एक कंपनी है गुड़गांव की, नंबर 1 कंपनी समझें आप गुड़गांव की रियल एस्टेट में, सिग्नेचर ग्लोबल, और उन कंपनी के सीईओ रजत कथूरिया में इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रजत सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और नए साल में क्योंकि पहली बार मुलाकात हो रही है तो आपको मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगा। आप हेल्दी और वेल्दी रहें। ऑल द वैसे काफ़ी स्मार्ट हैं, मैं आपसे 2-3 बार मिला हूँ, एंड ये साल भी आपके लिए काफ़ी बेहतर जाए। रजत सर, मैं शुरू करना चाहूँगा एक्चुअली में प्री सेल्स के नंबर से। 2770 करोड़ रुपए के नंबर आए हैं। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो करीब 120% का जंप है। ये लास्ट ईयर से लेके इस ईयर तक में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए जिससे एकदम से प्री सेल्स का नंबर शूट हो गया सर 100% तक? बहुत थैंक्स हमें अपने शो पे बुलाने के लिए, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ऑल ऑफ योर व्यूअर्स। सो डिम्पी जी, मैं थोड़ा सा एक साल से ज्यादा पीछे जाना चाहूंगा, एंड अगर आप हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य समझेंगे तो देखिए, हम मिडिल इनकम हाउसिंग पर काफी समय से फोकस करते आ रहे हैं। हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ और एक एक्सपीरियंस यही है कि जितना एज अ मार्केट सप्लाई क्रिएट हो रही है, डिमांड उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि ऐसे काफी हाउस होल्ड्स हैं जिनके इनकम लेवल्स इंप्रूव हुए हैं। काफी ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो मूव कर रहे हैं दिल्ली से गुड़गांव की तरफ। उनको एक राइटफुल प्राइस पर एक राइट प्रोडक्ट उतना नहीं मिल पा रहा है। तभी पीछे कुछ समय अगर आप देखेंगे तो गुड़गांव में प्राइस राइज भी काफी हुआ है। तो हमने अपना स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रखा हुआ है, हम मिडिल इनकम हाउसिंग पर ही फोकस कर रहे हैं। और जैसे हम नई सप्लाई क्रिएट करते हैं, मतलब हम नए लॉन्चेस लाते हैं मार्केट में, तो बहुत ही छोटे समय में वो यूनिट्स जो है एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। कई बारी प्रोजेक्ट लॉन्च होने पर ही यूनिट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, नहीं तो 3-4 महीने में मोस्ट ऑफ द इन्वेंट्री जो है वो बुकिंग की तरफ चली जाती है कस्टमर से। तो जैसे हमारी कंपनी का साइज बड़ा है, हमारी एबिलिटी भी बड़ी है कि हम रेगुलर बेसिस पे नए लॉन्चेस कर पा रहे हैं। तो जैसे आपने पूछा, इन 9 महीनों में हमने 3-4 बड़े लॉन्चेस करे हैं। जैसे पहले एक टाइटेनियम एसपीआर के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया, फिर एक सोना मार्केट में हमने दक्षिण के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये ऑलमोस्ट 125 एकड़ की टाउनशिप है। फिर हमने सिटी ऑफ कलर्स, एक थोड़ा सा गुड़गांव से आगे दारूहेरा की तरफ मानेसर में एक प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च किया है। और एक ट्विन टावर्स करके प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो इन सभी प्रोजेक्ट्स में हमें प्री सेल्स का रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया है, तभी हमारे प्री सेल्स के नंबर आप ये 9 महीने में देखेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग 9000 करोड़ के अराउंड हम पहुंच रहे हैं। इट्स अबाउट 86-8700 का नंबर हमने अचीव कर लिया है। रजत सर नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, अगर हम 9 महीने की बात करें तो जो औसत रियलाइजेशन रहा है वो रहा है 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का। और पिछले 1.5-2 साल हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा अप्रिशिएशन हुआ है। क्या डिमांड एपेटाइट अभी भी वैसी है या फिर थोड़ी सी कम हुई है? और आगे आपके अब कौन कौन से नए लॉन्चेस पाइपलाइन में हैं? तो अभिषेक जी, आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले 1-2 साल में प्राइस राइसेस हुए हैं। बट इसके लिए अगर आप पिछले 8 से 10 साल का स्पैन पे देखेंगे तो काफी जो प्राइस राइज पिछले डेकेड के हिसाब से देखेंगे तो एक वो इन्फ्लेशन लाइक इंक्रीज ही आपको मिलेगा। काफी कैचअप जो है प्राइस का वो पिछले 2 से 2.5 साल में हुआ है। आप आज की सिचुएशन देखेंगे तो प्राइस राइज अब उस तरीके से नहीं हो रहा, प्राइस कुछ स्टेबलाइज हो गए हैं। जिसका मतलब ये है कि एक ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये हर
होम परचेज एक तरीके से ट्रांजैक्शन ही है, उसके लिए एक एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है कि प्राइस बहुत ज्यादा वेरिएट नहीं कर रहे हैं, लोगों को पता है, वो प्लान कर सकते हैं अपनी परचेज, और उस हिसाब से, क्योंकि लोग जो भी घर खरीदेगा कुछ 2-3 साइट्स देखेगा, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करेगा, तो वॉल्यूम्स अच्छे हैं। प्राइसेस जरूर इस स्टेज पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं प्लाटू हुए हैं, बट वॉल्यूम अच्छा चल रहा है मार्केट में। Rajat ji, good afternoon. Mansi this side. New Year greetings to you. And आपके पिछले डेवलपमेंट्स और उसका आउटलुक कैसा है ये तो हमने जाना, लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच और डेवलपमेंट्स की अगर बात करें, ताज़ा हरियाणा में नॉर्थ में कंपनी ने दक्षिण प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसकी रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है, टाइमलाइंस क्या है, और क्विकली अगर आप बता पाएं, वैसे तो एनसीआर रीजन में इस वक्त रियल एस्टेट बूमिंग है, लेकिन आने वाले 3 से 5 साल में किस तरह के सेंटिमेंट्स, किस तरह की लुक एंड फील रियल एस्टेट के लिए नजर आ रही है? Thank you, Mansi ji. It's good to meet you during this year for the first time. So, मानसी देखिए, गुड़गांव एक बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन है कि अगर आप पिछले 10 या 20 साल के ड्यूरेशन में, जैसे रियल एस्टेट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओपन हुआ था सन 2005 में, आज हम 2025 में आ गए हैं, पूरे देश में बहुत ज्यादा रियल एस्टेट की डेवलपमेंट्स हुई हैं, हर तरीके से, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल, ऑफिस स्पेसेस हो, रिटेल मॉल्स हो। ऐसे ही इन 20 सालों में गुड़गांव में भी बहुत डेवलपमेंट्स हुई है, बट गुड़गांव की स्पेसिफिक अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक एरिया ऐसा है जो कहीं ना कहीं सिटी के सबर्बन एरिया कहलाता था, अब से 20 साल पहले। ये एक तरीके से ऑलमोस्ट एक सिटी का काफी एक हॉटस्पॉट सा एरिया क्रिएट हो गया है। तो इतने छोटे समय में जो ग्रोथ गुड़गांव ने एज अ सिटी देखी है, वो उस लेवल का जो डिफरेंस है या जो रेलेवेंस है फॉर एनी अदर मेट्रोपॉलिटन, इतना डेवलपमेंट शायद पूरे इंडिया में कहीं किसी मेट्रोपॉलिटन के किसी सबब में नहीं हुआ कि वो आज सबब से ना उठ के ऑलमोस्ट एक सीबीडी एरिया का रोल ले रहा है। अगर आप आज की डेट में भी देखेंगे तो गुड़गांव में जो एंट्री ट्रैफिक है, जो लोग आना चाह रहे हैं, माइग्रेट करना चाह रहे हैं, वो डिमांड बहुत अच्छी है। सप्लाई अभी भी लिमिटेड है, कुछ लिमिटेड ही कंपनीज बहुत अच्छे स्केल पे सप्लाई क्रिएट कर पा रही हैं। तो हमें 3 से 5 साल का समय, या आप उससे भी लंबा समय देखिए, इन अ लॉन्गर टर्म स्पैन 10 साल का भी समय हमें लगता है कि ये एक पूरा नॉर्थर्न इंडिया का जो एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है, दिल्ली एनसीआर रीजन, हम काफी बुलिश हैं इसको लेके, और हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा यहाँ पे काम करने का भी स्कोप है। तो हम काफी बुलिश हैं, और ये जैसे जैसे, मतलब सेइंग द सेम थिंग, जैसे हम सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं वो डिमांड कैचअप होता है। तो ये एक तरीके से कैटेगरी क्रिएशन है। अभी कितना और डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, बट ये ऐसे एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स नहीं मिल पाते हैं बहुत एक्यूरेट वे में। बट हम काफी बुलिश हैं अभी इसी मार्केट को लेके फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। रजत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। पॉजिटिव डेवलपमेंट आप कर रहे हैं और हमारे बेस्ट विशेस। उम्मीद यही है कि आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में भी इतना पॉजिटिव डेवलपमेंट ही होता दिखे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी के तिमाही नतीजे अच्छे रहे। इस वक्त बाजार की कमजोरी में हम देख रहे हैं, कमजोरी के साइन स्टॉक मोमेंट में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर Q2 स्नैपशॉट देखेंगे, मजबूत नतीजे हर लिहाज से। प्री सेल्स में हमने देखा अच्छी खासी बढ़ोतरी, कलेक्शंस में 28% का इजाफा सालाना आधार पर। वहीं रेवेन्यू के फ्रंट पर भी 7.5 टाइम्स एक्शन देखने को मिला और नुकसान से मुनाफे में कंपनी आती हुई दिखी। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखें, अच्छे लेवल्स और फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव, और कंपनी अपने आउटलुक और साथ ही फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस पर बातचीत करती है हमारे साथ। क्विकली हमारे एक्सपर्ट्स से उनके कॉल जान लेते हैं, और थोड़ा सा समय जरूर लगा, लेकिन अमोल, आपके टेक्निकल रिकमेंडेशंस, और अगर आप अपने टारगेट स्टॉप लॉसेस को रिवाइज करना चाहें तो वो भी बताइएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा आपके टेक्निकल रिकमेंडेशंस जानने के लिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आई थिंक उसी लेवल पे के आसपास है जहाँ पे मैंने पिक किया था, कोई बड़ा चेंज नहीं है, तो सेम प्राइस टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ जाऊंगा। नेस्ले एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पिक किया था, 2250 के आसपास किया था, अभी थोड़ा सा नीचे है। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे 2400 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2200 का। आई थिंक मोमेंटम है, बाइंग साइड का मोमेंटम स्टॉक होल्ड कर रहा है। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने रिवर्सल फॉर्मेशन फॉर्म किया है, हायर बॉटम सीरीज है। मुझे लगता है सेटअप अच्छा है, मार्केट
से अगर सपोर्ट मिलता है तो ये स्टॉक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। दूसरा अगर मैं देखता हूँ तो एयू बैंक एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग रिकमेंडेशन है। 578 के आसपास पिक किया था, 620 तक के पोजिशनल टारगेट निकल रहा है, 563 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओवरऑल बैंकिंग थोड़ा सा खराब रहा है, बट अगर हम स्पेसिफिकली अगर एयू बैंक का फॉर्मेशन देखेंगे तो हायर बॉटम फॉर्मेशन है। इनफैक्ट ये वीक में भी इतना बड़ा करेक्शन आया नहीं है, सेटअप अच्छा है। अगर यही कंटिन्यू रहता है तो एयू बैंक में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी एफएमसीजी पैक है और राजेश जी ने जहां मैरिको पर अपनी राय दी थी, अमोल जी का कहना है कि नेस्ले पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। यहां पर भी 2400 तक के टारगेट्स, 2200 का एक स्टॉप लॉस और साथ ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में इस बैंक का फॉर्मेशन अमोल जी को सही लग रहा है और इसी के चलते 620 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। यहाँ पर भी खरीदारी के मौके। हमारे साथ तेजस शाह जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून तेजस, बताइए आपकी तरफ से आपकी कॉल्स, क्या खरीदारी की कॉल्स या एक खरीदारी की एक बिकवाली की, आप भी दोनों तरह के रैशनल मूव्स देख रहे हैं मार्केट में? गुड आफ्टरनून मानसी जी। जिस हिसाब से मार्केट वॉलेटाइल है और थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव व्यू बैठ रहा है, हमने दोनों स्टॉक्स रिकमेंड किए, एक बाई साइड की तरफ से है और एक सेल साइड की है। जैसे कि हमारे काफ़ी इंटरेक्शन हुए आपके साथ जब बैंक निफ्टी ने इसका जो 200 दिन की मूविंग एवरेज तोड़ी थी ट्यूसडे के सेशन में, और उसके बाद लगातार हमने देखा कि बैंक निफ्टी में गिरावट आ रही है और आने वाले दिनों में भी हमें लग रहा है कि निफ्टी बैंक है वो अंडर परफॉर्म करेगा। तो जो मेरी पहली पिक है वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस से दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेल कॉल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी वीक हो गया है। मंडे के सेशन में ही स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज तोड़ दी थी और रिसेंटली लास्ट 1-2 दिन में जो इसका प्रीवियस स्विंग लो था वो भी ब्रेक हो गया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट भाव पे यहाँ एक हल्की सी पुल बैक रैली में शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 765 का, पहला लक्ष्य रहेगा 730 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 711 का। और जो दूसरा जो स्टॉक है वो टेलीकॉम सेक्टर से, वो भी दिग्गज है। आज के सेशन में भले मार्केट में भारी गिरावट आई है लेकिन ये स्टॉक एक चट्टान की तरह खड़ा है। सो भारतीय एयरटेल मेरा पिक है। लॉन्ग साइड पे भारतीय एयरटेल का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने आज एक स्ट्रेंथ दिखाई है और एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी नोटिस किया है स्टॉक में। तो भारतीय एयरटेल हम करंट भाव पे डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1560 का, इसका पहला लक्ष्य रहेगा 1670 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1725 का। एयरटेल एक कॉल खरीदारी की 1670 पहला टारगेट 1725 तक ये जाता हुआ भी देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर बेरिश है और तेजस का ये मानना है कि यहाँ पर बिकवाली आप करके चल सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉसेस आपके स्क्रीन पर। लेकिन 3 बज चुके हैं और मार्केट एट 3 हमारे इस खास सेगमेंट का रुख करते हैं और आज के हमारे इस खास सेगमेंट में इसी सेगमेंट से डेब्यू करने जा रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला। तो पहली बार स्क्रीन पर आनंद शुक्ला देखेंगे आपको। आनंद, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आप हमारे साथ डेब्यू कर रहे हैं मार्केट एट 3 में। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बताइए क्या है खबरें आज की। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील की। तो क्रूड स्टील प्रोडक्शन जो है वो 2% बढ़ा है और स्टील प्रोडक्शन 2% बढ़कर 7 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जिसके चलते शेयर में हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें Hyundai की, तो Hyundai पर CLSA की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने आउट परफॉर्म के साथ कवरेज शुरू किया है और लक्ष्य दिया है 2155 रुपये का। इसके अलावा ये भी कहा है कि वित्त वर्ष 2026 तक कुछ मेजर लॉन्चेस होने की उम्मीद है, जिसके चलते शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें अदानी विल्मर की, तो अदानी विल्मर का जो FS खुला है और इसमें अदानी कमोडिटीज जो है वो 20% हिस्सेदारी बेचेगी, जिसके चलते शेयर में करीब 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें IRCTC की, तो IRCTC पर मैक्वारी ने अपने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और लक्ष्य रखा है 900 रुपये का, जिसके चलते शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। और अंत में बात करें CESE की, तो CESE के Q3 के नतीजे आए हैं जिसमें मुनाफे में 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये थे वो शेयर जिनमें खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, JSW स्टील, CSE, Hyundai, IRCTC और अदानी विल्मर। आनंद, शुक्रिया ये सारे के सारे खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। खराब है, निफ्टी है 1.25 अंक नीचे और निफ्टी बैंक की बात करें तो 850 अंकों के आसपास की गिरावट है। लेकिन मूड थोड़ा सा एक और चीज को लेकर लोगों का खराब है, वो है L&T चेयरमैन S.N. सुब्रमण्यम का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 90 घंटे काम करना चाहिए, रविवार को भी काम करना चाहिए। इस पर देश की जनता क्या सोचती है, जरा उसका भी व्यू समझते हैं। हमारी सहयोगी कविता थपलियाल के साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनके पास सीधे चलते हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर अभिषेक आपने सही कहा। और देखिए, हम बिल्कुल अपने ऑफिस के नजदीक एक चाय की टपरी है जहाँ पर बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आते हैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, चाय की चुस्कियां लगाते हैं, जैसे कि आप मेरे सामने देख भी सकते हैं। और मेरे साथ शरद भी है और अंश भी है। आज हम ऑफिस से निकलकर यहाँ पर आ गए हैं और चलिए इनसे बात करते हैं और समझते हैं, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस एक हमेशा से डिबेट रहा है, ठीक है। और वैसे में एक ऐसी स्टेटमेंट कि आपको अब 90 घंटे काम करना है, इससे पहले हमने 70 घंटे का सुना, आप 90 घंटे काम करेंगे? सो आई हैव सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मुझे ऐसा लग रहा है कि 90 घंटे इज नॉट राइट नंबर। वी शुड नॉट टॉक अबाउट दिस इन टर्म्स ऑफ द नंबर। इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस। सो वर्क लाइफ बैलेंस इज अ वेरी थीन लाइन इफ यू आस्क मी, बिकॉज अगर आप अपने घर पे भी है बट आपका माइंड ऑफिस के लिए सोच रहा है, बिकॉज यू आर सो पैशनेट अबाउट योर वर्क, so I don't think there is any difference between work-life balance. But at the same time, at a junior level, when a worker level, if you are exploiting someone, is working say 16 hours a day, and if you are not paying to them, that's not right. Plus, you have to take care of the emotional well-being of the employee by providing understanding, have a proper feedback mechanism with them. इसको समझना है, सोचना है कि कैसे जा रहा है, because we are not dealing with machines. इंसानों के साथ। और संडे काम करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। मैं तो सैटरडे भी नहीं काम करता और मैं बाजार का बंदा हूँ, तो मंडे टू फ्राइडे जो है ज़रूर हमारी काम रहती है, लेकिन सैटरडे संडे कुछ एफर्ट ज़रूर डालते हैं। लेकिन सर, आपसे बात करेंगे, 70 घंटा 90 घंटा बहुत चीज़ हम सुनने को आ रहा है, आप अपने काम में कैसे बैलेंस रखते हैं ये बताएं। देखिए, पहले तो इन्होंने जब, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, लेकिन जब इन्होंने 70 घंटे वाला कुछ कॉम्प्लीमेंट पास किया था तो इन्होंने एक 3 लाइन बना दी थी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। अब इन्होंने 90 घंटे वाला कुछ नया आया है तो ये चाहते हैं कि वो थिन लाइन भी अब हमारे इससे मिट जाए। वी डोंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन आवर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम सच अ बिग लीडर लाइक L&T, जो कहते हैं कि हमें 90 घंटा काम करना चाहिए। अगर हम 90 घंटा काम करोगे तो आपके कंपनी का ध्यान कौन रखेगा? अगर आप हम लोग की ध्यान नहीं रखोगे तो आपके कंपनी का ध्यान कौन रखेगा? एट द एंड मैं कहना चाहूँगा कि एम्प्लॉय मेंटल हेल्थ मैटर्स द मोस्ट। बिल्कुल। एक ऐसा समय जहाँ पे शरद और अंश, हमने देखा कि एपिकामिया के CEO की अभी यहाँ पर डेथ भी हुई है, तो बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है आपकी मेंटल हेल्थ पर। और काम कीजिए, आपको अपने सारे गोल्स पूरे करने हैं लाइफ के, लेकिन किस कॉस्ट पर? तो आपसे जानना चाहूंगा, काम अपनी जगह है, एम्बिशन होना चाहिए लाइफ में, लेकिन क्या वर्क के बीच में ब्रेक जरूरी है? क्या आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी जरूरी है? क्योंकि एक रिफ्रेशमेंट भी मिलती है जब आप दोस्तों के साथ रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं। तो आपके क्या राय है इस पर? आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस, एज ही ऑलरेडी मेंशन, कि बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, बट आई थिंक स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली इज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट रिफ्रेशेज यू, and it is not always that you are able to be at the best of your productivity when you are too stressed, right? And I think we have been hearing about a lot of incidents that happen at तो नारायण मूर्ति साहब के बयान से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। उसके बाद अब ये L&T चेयरमैन साहब का बयान आया है कि 90 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि 90 घंटा संभव ही नहीं है। कैसे संभव हो पाएगा? यूएस में अगर हम IT कंपनीज के अगर हम वर्किंग आवर की बात करें तो जब 40 घंटे से बढ़ाकर उसको 45 घंटे किया गया तो काफ़ी लोगों ने मन महसूस के उसको एक्सेप्ट किया। तो ऑलरेडी ठीक ठाक होते हैं। अगर आप दिन में 8 घंटे 9 घंटे काम कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स इनफ। 90 घंटे पता नहीं मतलब क्या लॉजिक है, क्या सोच के स्टेटमेंट आया है, उसके पीछे मोटिव क्या है, क्या सोच है, देश के लिए सोच है या कंपनीज की तरक्की के लिए सोच है, इसको भगवान ही जाने। लेकिन हाँ, इस पर डिबेट जरूर ये छिड़ गई है। चलिए, 3:15 हो गए हैं और अगले हफ्ते के नतीजों पर फोकस करते हैं। उसके बाद अपने एक्सपर्ट से कुछ BTST स्ट्रेटजी भी लेंगे। अगले हफ्ते जो नतीजे अहम होंगे उसमें HCL टेक के नंबर्स आएंगे सोमवार को, और इसके अलावा D-Mart के नतीजों पर भी बाजार की नजर रहेगी। HCL टेक को लेकर क्या उम्मीदें हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंश भीलवार। तो HCL टेक के पॉजिटिव नतीजे आने का अनुमान किया जा रहा है। अगर यहाँ पे हम डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू की बात करें तो 3.3% बढ़ने का अनुमान किया जा रहा है, जो कि $3,560 मिलियन का हो सकता है। रुपी टर्म में देखें तो यहाँ पे भी अच्छे 4.1% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके चलते जो रेवेन्यू है वो 30,000 करोड़ को पार कर सकता है।
30,000 कुछ 50 करोड़ के आसपास का आ सकता है। यहाँ पे मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि पहले 18.6% था, वो इंप्रूव होकर 19.4% का आ सकता है। खासकर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा उछाल होता हुआ नजर आ सकता है, करीबन 9.5% का एक अच्छा उछाल होता हुआ दिख सकता है, जिसके चलते यहाँ पे 4,640 करोड़ का आता हुआ दिख सकता है। दूसरे एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो जो Q3 है उसका सीजनलिटी डेटा के हिसाब से सॉफ्टवेयर सर्विस काफ़ी स्ट्रांग रहता है, तो यहाँ पे भी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ सकती है। सर्विस बिजनेस की बात करें तो ऑर्गेनिकली ये 1.7% से बढ़ सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। जो कंपनी की एक्विजिशन थी कॉमटेक की, यहाँ से भी कुछ 0.5% का कंट्रीब्यूशन आता हुआ नजर आ सकता है। गाइडेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस रिवाइज हो सकता है। अब गाइडेंस 4.5% से लेके 5.25% का हो सकता है FY25 के लिए। और गाइडेंस की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट 3.5 से 5% का किया जा सकता है कांस्टेंट करेंसी में, और सेम सर्विस रेवेन्यू भी यही रेंज में किया जा सकता है। एबिट मार्जिन की बात करें तो एबिट मार्जिन यहाँ पे 18 से 19% का बीच का हो सकता है, तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव नतीजे आने का अनुमान किया जा रहा है। ठीक है, तो नतीजे ठीक ठाक ही आने की उम्मीद है। मैं देख रहा हूँ कि मार्जिन हो या फिर मुनाफा हो, हर पैरामीटर पर वो नंबर्स ठीक ठाक दिख रहे हैं। मार्जिन की बात करें उस 18 से 19% के बीच की मार्जिन की उम्मीद है HCL टेक के। लेकिन राजेश जी, दुविधा ये है कि अब नतीजे तो आएंगे ये सोमवार को, रिएक्शन शेयर में आज आ गया 3% का, क्या करें? HCL टेक में कोई ट्रेड लेके जाएं, जिन्होंने तेजी की है उसको होल्ड करें सोमवार तक? अभिषेक जी देखिए, HCL टेक का वैसे भी ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है। ये एकमात्र स्टॉक है जो कि ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे IT पैक पे अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ तो बिल्कुल बनी हुई है। और TCS के नंबर का रब ऑफ इफेक्ट बोल लें या एक्सपेक्टेशन इसके नंबर से जो बनी हुई है, उसके चलते आज इसमें भी 3% की तेज़ी तो हो गई है। अब नंबर के पहले इस तरीके की तेज़ी होने के बाद दुविधा तो ज़रूर बनती है। अब यहाँ पे ट्रेड तो लॉन्ग साइड का कैरी करेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे 2000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड को कैरी करने की सलाह देंगे। अगर आप फ्यूचर में या ट्रेड लिया हुआ है तो आप वहाँ बुक कर लें, और आप कॉल ऑप्शन जो कि करीब 40 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये पोजीशन में चले जाएं। और चाहिए तो आप स्प्रेड भी क्रिएट कर सकते हैं, आप 2100 का कॉल ऑप्शन बेच भी सकते हैं इसके सामने, सो आपकी कॉल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, जो कि करीब 14 रुपये के आसपास सेल हो रहा है। तो आप बुल कॉल स्प्रेड बना के जाएँ, रिजल्ट के पहले 2000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें 40 रुपये में, और 2100 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बेचे 13 रुपये 14 रुपये के आसपास। तो ये ट्रेड में आप जा सकते हैं और HCL टेक के नंबर के पहले इसमें ट्रेड करने के लिए। कॉल स्प्रेड 2000 के स्ट्राइक वाली ऑप्शंस आपको खरीदनी है 40 रुपए के भाव पर, उसके ऊपर वाले 21 वाली बेचनी है, वो मिलेगी आपको 14 के भाव पर। ये बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं इसको, एक बार अगर लिख के आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये स्टडी आप ऑप्शंस के जरिए HCL टेक में ले सकते हैं। चलिए, बाजार बंद होने में 10 मिनट के आसपास समय रह गया है और BTST ट्रेड समझ लेते हैं। तेजस जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके सौदे कौन से होंगे सर? तो अगर BTST की बात करें तो फिर मैं IT स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहूंगा। आज मार्केट में काफी गिरावट आई, लेकिन IT स्टॉक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया, तो मुझे लग रहा है कि विप्रो विल बी अ गुड बेट। आज स्टॉक ने एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाई है 50 दिन की मूविंग एवरेज के टेस्ट करने के बाद, और अभी 30 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो विप्रो में करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए फॉर 1 or 2 days विद अ स्टॉप लॉस बिलो 296। पहला लक्ष्य रहेगा 306 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 309 का। और स्टॉक्स भी ज़रा चेक कर लेते हैं। हालांकि मेरा तो बिल्कुल भी मन ही नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं कि आप अपना सैटरडे संडे और ख़राब करें, क्योंकि अगर आपका पहले से माल पड़ा है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप M2M दे के M2M कैलकुलेट कर करके दुखी हो रहे होंगे कि हमसे गलती क्या होगी, हमने थोड़ा ऊपर क्यों ले लिया। लेकिन अगर आप नहीं माल लेके बैठे हैं तो मैं तब भी आपकी हिम्मत की दाद दूंगा कि इतना गिरने के बावजूद भी आपने अपने मन को कैसे समझा रखा है। ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं तो मार्केट पार्टिसिपेंट इतनी जल्दी मतलब आप सौदे को रख नहीं पाते बहुत लंबा समय तक, ठीक है। तो ये भी बड़ी हिम्मत की बात है कि अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करके बैठे अभी तक तो, और अगर आप करके बैठे हैं तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ ही सकता हूँ। खैर, एक दो चीज़ें मेरे को और पता करनी है, क्योंकि अर्निंग्स चल ही रही हैं, IT का थोड़ा है, सिंपल है। एक दो सरकारी कंपनीज में चेक करवा लेता हूँ सर। ज़रा BHEL और सेल, राजेश सर ये ज़रा दोनों चेक कर लो। सेल अपने साल के लो पे चल रहा है और BHEL भी चेक करना। मैं किसी वजह से ले रहा हूँ और किसी वजह से बता रहा हूँ आपको मैं।
तो देखिए डिम्पी जी, ये गिरावट में अगर हम देखें तो सरकारी कंपनियों में गिरावट काफ़ी इंटेंस देखने को मिली और यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा इस गिरावट में। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यहाँ पे अभी और भी पेन देखने को मिल सकता है। भेल में देखें तो ये स्ट्रक्चर अब वीक हो चला है। स्टॉक ने अपने क्रूशियल सपोर्ट जो बने हुए थे इसके करीब 210 रुपये के, जो कि इसका स्विंग लो था अक्टूबर का, उसको भी तोड़ दिया है। तो हमें लगता है अब ये 210 के नीचे सस्टेन रहता है भेल, तो इसका नेक्स्ट लेवल जो ओपन हो चुका है वो करीब 195-190 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो भेल में 210 के नीचे तो शॉर्ट का ही ट्रेड कैरी करना चाहिए। सेल में भी जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी वीक हो चुका है। स्टॉक में अगर देखें तो नवंबर के जो स्विंग लो थे वो भी टूट चुके। सीरीज़ ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम हुए स्टॉक में और फॉलिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है ये डेली चार्ट पे। तो क्लियर डाउन ट्रेंड में दिख रहा है सेल भी। यहाँ पे हमें लगता है जब तक ये 110-111 के नीचे रहेगा स्टॉक में हो सकता है 95 तक की डाउन साइड भी ओपन होते हुए दिख सकती है। सेल और भेल दोनों आपने गिरा दी। आप ये कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी रिकवरी नहीं आएगी, थोड़ा और वीकनेस आ सकती है। वैसे मैं बता दूं साल के लो पे टेस्ट कर रहा है सेल। भेल ने भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक किया है। तो कुल मिला के सारी चीज़ें अभी उतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं। इसमें मैं एक कंपनी और जोड़ देता हूँ, वो भी सरकारी ही कंपनी है। ये सारी कंपनी मैं बजट के हिसाब से पूछ रहा हूँ, है ना, इसलिए मैंने ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। तेजस भाई ज़रा आप देखना, IRCTC मैंने चार्ट बना रखा है, प्रोड्यूसर साहब एक बार ज़रा दिखा देना। ये डाउनफॉल चैनल में है, चांसेस हैं कोई बजट से पहले थोड़ी प्लेसमेंट होके ऊपर आ जाइए। देखिए स्टॉक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। रिसेंटली जो प्रीवियस स्विंग था 765 का, आज वो स्टॉक ने होल्ड किया है और वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक में थोड़ा स्पाइक आया था। बट ये स्टॉक को बाइंग मोमेंटम आने के लिए 810-815 का लेवल है वो स्तर पार करना पड़ेगा। जब तक ये लेवल पार नहीं होगा मुझे लग रहा है ये जो करेक्शन का दौर है या कंसोलिडेशन का दौर है जारी रहेगा। ये इन्वेस्टर मार्केट है, अभी का जो मार्केट है इट इज फॉर इन्वेस्टमेंट। जिसका 6 से 12 महीने का नजरिया है उसके लिए अच्छा है। ट्रेडिंग के नजरिए से मार्केट में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। तो अगर IRCTC की हम बात करें तो इसमें जो है बाइंग मोमेंटम आएगा 815 के ऊपर। फॉर टाइम बीइंग मुझे लग रहा है स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, देखो अब ये ऐसा नहीं कि कंपनियां ख़राब है। IRCTC देश की नंबर 1 कंपनी है टिकटिंग में, इसके तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, कोई दूसरा कंपटीशन नहीं है। आप बोलोगे मैं तो नहीं दूसरे ऐप पे जाकर टिकट बुक करती हूँ, करके देख लो आप जब दूसरे ऐप पे जाओगे तो आपको रूट कर देगा IRCTC पे। आप जाओगे टिकट IRCTC ही बुक करने के लिए, भले आप डिटेलिंग कहीं से भी करो आप, ठीक है। तो ये होगा मोनोपोली बिजनेस। इसी तरह से भेल का भी जितनी तरह से ग्रोथ है इसमें डिफेंस का और रेलवे दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों बिल्कुल गर्म थीम है। एक मैंने आप सभी जो अभी सर से पता किया, सेल सरकार की स्टील वाली कंपनीज़ हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग को पुश करना है तो स्टील की ज़रूरत पड़ रही है। तो 3-4 चीज़ें हमने पता की, बट तीनों में अंदर कन्विक्शन बिल्कुल लूज़ रहा। अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और मानसी आपको गाइड कर देंगी क्लोजिंग किस तरफ हो रही है और कैसी हो रही है। मानसी देखेंगे कमजोरी के साइंस हर तरफ से देखने को मिले। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज जो है उसमें लगातार डिक्लाइंस का पलड़ा भारी, और यूं कहें कि इतने ज़्यादा भारी डिक्लाइंस का पलड़ा आप देख पाएंगे। मार्केट ब्रेड जो है बिल्कुल बेरिश साइड पर मुड़ती हुई क्लियरली हम देख रहे हैं। गिरावट का रुझान हर सेक्टर हर पॉकेट में देखने को मिल रहा है। और IT एकमात्र सेक्टर जो कि सपोर्ट करने का काम कर रहा है, वो भी TCS के नंबर्स के ठीक बाद IT सेक्टर से जुड़ी तमाम दिग्गज कंपनियों के नंबर्स का आना शुरू हो जाएगा। अब HCL टेक्नोलॉजीज, अभी थोड़ी देर पहले इसके अनुमान हम जान रहे थे, और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि HCL टेक्नोलॉजीज के लिए लॉन्ग टर्म प्ले जो है मजबूती के साइन जरूर नजर आएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म डिक्लाइंस जो है वो आज के सत्र में तो देखने को मिले। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे 2-2.5% तक की तेजी, नतीजों से ठीक पहले इवेंट रहेगा। आनंद राठी पर भी एक नजर होनी चाहिए। देखिए एक्सचेंज एंसिलरी ब्रोकिंग स्टॉक्स के नंबर्स की अगर बात करें, हिस्ट्री यही कहती है कि ये नंबर्स भी काफी पॉजिटिव रहते हैं, चाहे फिर वो MCX हो, आनंद राठी हो, BSE लिमिटेड हो, कैम्स हो, CD
BDSL हो, लेकिन आनंद राठी वेल्थ के नतीजे जो हैं आने वाले हफ्ते में आने वाले हैं। सो एक इवेंट है और इस इवेंट से ठीक पहले आनंद राठी के स्टॉक में भी अच्छा खासा एक्शन, 5% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स कंपनी के लिए आज सुबह एक खबर आई थी, इनफैक्ट कल बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस पर जो खबर आई थी, स्कॉर्पियन सबमरीन के लिए कंपनी को इंडियन नेवी से ऑर्डर मिला और वो ऑर्डर उन्होंने डिलीवर किया। उसका एक इम्पैक्ट दिन की शुरुआत में देखने को मिला, ऑलमोस्ट 3% के मूव्स दिखे, उसके बाद ये गेन्स जो है वो फ्रिजल आउट होते हुए देखने को मिले। सो क्लियरली बाजार में आईटी ने सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने का काम किया। एफएमसीजी पैकेज चुनिंदा प्लेयर्स जैसे कि मैरिको, नेस्ले, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स के रेडार पर रहे, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे मोमेंटम जो है टुवर्ड्स डाउनसाइड, कमजोरी का रुझान बिल्कुल हावी रहा। बेंचमार्क इंडेक्सेस के मुकाबले अगर आप देखेंगे, अगर कंपैरिजन करेंगे तो ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट और ज्यादा हावी होती हुई देखने को मिली। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, एलएनटी ऑन द फेस ऑफ इट पहले 5 लार्ज कैप कंट्रीब्यूटर्स जो कि बाजार को इस वक्त संभालने का काम कर रहे हैं। और इस वक्त अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे कंट्रीब्यूटर्स आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत अगर देखें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की 4 दिग्गज कंपनी आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, चारों बैंक्स में बिकवाली हावी रही, लार्जेस्ट ड्रैगर्स कह सकते हैं इस वक्त निफ्टी के। सो बैंक्स फाइनेंशियल से हम देख रहे हैं कमजोरी के साइंस, आईटी सेक्टर से देख रहे हैं हम मजबूती, डिफेंसिव्स के तौर पर फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक ने भी आज संभालने का काम नहीं किया। जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए खबर आती हुई, कुछ अपडेट्स आते हुए देखने को मिले जो कि पॉजिटिव थे और उसके ठीक बाद हमने स्टॉक में मूवमेंट देखी और पॉजिटिव अपसाइड 1% की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अनुमान के मुताबिक जिस तरह से हमने तिमाही नतीजे देखे उसके ठीक बाद पूरे के पूरे आईटी पैक में मिड कैप आईटी प्लेयर्स को भी जोड़ना चाहिए और नेक्स्ट वीक यही देखना होगा कि पूरा का पूरा सेक्टर किस तरह से परफॉर्म करता है। हालांकि टाटा एलेक्सी की अगर बात करें, कमजोर नतीजे और वो नतीजों का ही इंपैक्ट था कि 7% तक की गिरावट देखने को मिली। पावर फाइनेंस कंपनियों में भी गिरावट हावी होती रही। तीसरी तिमाही के नतीजे आए इराडा के जो कि अच्छे रहे, लेकिन नतीजों के बाद भी पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स के बाद भी स्टॉक में डाउनसाइड मोमेंटम जो है देखने को मिला। इस वक्त क्लोजिंग के वक्त भी करीब 6% की गिरावट के साथ ही स्टॉक क्लोज होता हुआ। पीएफसीआरईसी में भी 4 से 7% की गिरावट हावी होती हुई। बैंक्स फाइनेंशियल्स जिसका जिक्र हमने किया, मॉर्गन स्टैनली की न्यूट्रल रेटिंग से इंडसइंड बैंक में हमने करीब 5% की गिरावट देखी और इसी लिस्ट में एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स को जोड़ लीजिएगा, लाल निशान यहाँ पर भी हावी होता हुआ। फार्मा हेल्थ केयर शेयरों में कमजोरी, सेहत बिल्कुल कमजोर, यहाँ पर उम्मीद यही थी कि डिफेंसिव के तौर पर ये संभालेंगे, लेकिन आज वहां से भी सपोर्ट नहीं, चाहे बाइकॉन हो, फोर्टिस हेल्थ केयर हो, इप्का लैबोरेटरीज हो या फिर औरोबिंदो फार्मा, पिरामल फार्मा, गिरावट इन तमाम स्टॉक से हावी होती हुई ही देखने को मिली। क्लोजिंग शुक्रवार का सेशन इस पूरे के पूरे हफ्ते को अगर आप समअप करेंगे तो पूरा हफ्ता कमजोरी भरा देखने को मिला। मंगलवार एकमात्र सेशन जबकि बाजार ने रिकवरी अटेम्प्ट की, ये रिकवरी काफी फ्रजाइल थी और उसके बाद वन साइड डाउन टर्न देखने को मिले और मार्केट इस वक्त भी क्लोज हो रहे हैं तो 23,500 के बिल्कुल नीचे, 23,450 से भी नीचे 23,438 टू बी प्रिसाइज 88 अंकों की बिकवाली दिखाते हुए बैंक निफ्टी 48,772 के स्तर पर 750 अंकों की गिरावट और 77,416 के लेवल्स पर करीब 200 अंकों की बिकवाली का दबाव सेंसेक्स में भी आप देखेंगे। फियर इंडिकेटर में मजबूती, एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइंस पर भारी पलड़ा और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में सिर्फ और सिर्फ आईटी और एफएमसीजी जो कि संभालने का काम कर रहे हैं। अगला हफ्ता कैसा होगा इस पर फोकस करना होगा। उम्मीद के साथ ही चल सकते हैं कि नेक्स्ट वीक मंडे की शुरुआत में बाजार के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे ट्रिगर्स मिल जाएं जो कि बाजार को संभाल पाएं, क्योंकि इस वक्त तो अगर देखें कमजोरी ही कमजोरी हावी है। बहरहाल हमारे एक्सपर्ट्स का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कमजोर बाजार में अपना टेक हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपनी राय हमें देने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमें सुझाने के लिए राजेश जी, अमोल जी और तेजस जी, आपका शुक्रिया। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेटने जा रहे हैं। मुझे, डिम्पी और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।